Welcome, dear students. Myself, Dr. Satyendra Kumar Srivastava, Assistant Professor, Department of Botany, DVS College, कानपुर। प्यारे बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रेस फिजियोलॉजी। MSc 4 सेमेस्टर के पेपर एडवांस फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री में एक टॉपिक है स्ट्रेस फिजियोलॉजी। आज हम उस पर कुछ डिस्कस करेंगे। स्ट्रेस फिजियोलॉजी का मतलब तनाव पौधों में भी होता है। उसके कुछ कारण हैं, जैसा कि जैकब लेविट ने 1972 में बताया था कि एनी चेंज इन इन्वायरमेंटल कंडीशंस दैट माइट रिड्यूस और एडवर्सली चेंज ए प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट। इन्वायरमेंटल कंडीशन में कुछ चेंज हो जाए जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ और उसके डेवलपमेंट में कुछ कमी हो जाए या विपरीत प्रभाव पड़ जाए, दैट इज नोन एज स्ट्रेस फिजियोलॉजी। Stress physiology is a branch of environmental physiology which is concerned with how organisms respond to environmental conditions that deviate significantly from those that are optimal for organism। किसी भी प्लांट या ऑर्गेनिजम्स के लिए जो भी ऑप्टिमल कंडीशंस चाहिए उसको ग्रोथ करने के लिए, नॉर्मल ग्रोथ करने के लिए, उनमें कुछ डेविएशन हो जाए, कम या अधिक हो जाएंगे, तो उस इन्वायरमेंटल कंडीशन जो कम या ज़्यादा हो गई उसके प्रति वो प्लांट या ऑर्गेनिज्म किस प्रकार से रिस्पॉन्स कर रहा है, वो उसका स्ट्रेस शो करता है। इसी प्रकार से लिचेंथलर ने 1996 में डिफाइन किया एनी अनफेवरेबल कंडीशंस और सब्सटेंस दैट अफेक्ट और ब्लॉक प्लांट्स मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ और डेवलपमेंट इज रिगार्डेड एज स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है? वो अनफेवरेबल कंडीशंस हैं जो प्लांट की मेटाबॉलिक एक्टिविटी या उसकी ग्रोथ या उसका डेवलपमेंट को ब्लॉक कर दे। तो जो भी अनफेवरेबल कंडीशंस हो रही हैं उसकी ग्रोथ के लिए, वो अनफेवरेबल कंडीशंस स्ट्रेस कहलाएंगी। The stress not only affect the plant's productivity but also their survival. Depending on type of stress, plant can dry out, freeze, burn or even die। प्लांट की प्रोडक्टिविटी ही नहीं, प्लांट का सर्वाइवल भी निर्भर करता है स्ट्रेस के ऊपर, कि स्ट्रेस की वजह से प्लांट सूख सकता है, जम सकता है, जल सकता है, इवन यहाँ तक कि ये पोजीशन आ सकती है कि स्ट्रेस इतना अधिक मात्रा में हो जाए कि प्लांट की डेथ तक हो जाए। Physiological stress can be defined as any external or internal conditions that challenges the homeostasis of a cell or an organism। किसी सेल या ऑर्गेनिजम्स के लिए जो अपने आप को यथास्थित बनाए रखने के लिए कंडीशंस हैं, उस कंडीशंस में कुछ एक्सटर्नल या इंटरनल कंडीशन उसको रोकने की कोशिश करें, चैलेंज करें, ताकि वो अपनी यथास्थिति बनाए रखने में सक्षम ना हो सके। तो जो भी ऐसी इंटरनल या एक्सटर्नल कंडीशंस होंगी जो प्लांट की ग्रोथ को रोकने की कोशिश कर रही हैं, वो कहलाएंगी स्ट्रेस। इधर आप फिगर में देख सकते हैं, दो तरीके के प्लांट बने हुए हैं, एक है नॉन स्ट्रेस प्लांट, एक है स्ट्रेस्ड प्लांट। जो नॉन स्ट्रेस प्लांट है वो हेल्दी दिखाई दे रहा है, चेयरफुल दिखाई दे रहा है, और जो स्ट्रेस प्लांट है वो थोड़ा सा गंभीर या उसके चेहरे से लग रहा है कि उसको स्ट्रेस है, क्योंकि उसके पास जो कंडीशंस हैं, जो लिखी कंडीशंस है, जैसे कि वाटर की अधिकता हो जाए, वाटर एक्सट्रीम में आ जाए, टेम्परेचर का वेरिएशन हो जाए, कोल्ड कंडीशन हो जाए, हीट कंडीशन हो जाए, सॉयल में कुछ मिलावट, कंटामिनेशन हो जाए, सॉयल जो नॉर्मल सॉयल होनी चाहिए वो सॉयल नहीं मिले उसको, न्यूट्रिएंट का परसेंटेज कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, इंसेक्ट लग जाए, डिजीज़ लग जाए, कोई वीड साथ में ग्रो कर जाए, जिसकी वजह से प्लांट को ग्रो करने के लिए अनईजी से महसूस हो और वो फुल तरीके से
जर्मिनेट या डेवलप ना कर सके। ऐसी कंडीशंस में प्लांट स्ट्रेस दिखाई देता है और वो उस स्ट्रेस के प्रति अपना रिएक्शन भी शो करता है। इन्वायरमेंटल स्ट्रेस को दो पार्ट में बांटा गया है, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक का मतलब है बायोलॉजिकल एक्टिविटी और एबायोटिक का मतलब है जहाँ पर बायोलॉजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व ना हो। फिर से बायोटिक एक्टिविटीज़ को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एलिलोपैथी एंड पैथोजेनिसिटी। एलिलोपैथी जो है एक प्रकार की बायोलॉजिकल फिनोमिना है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म एक या उससे अधिक बायोकेमिकल्स का निर्माण करते हैं और ये बायोकेमिकल्स दूसरे ऑर्गेनिज्म की जर्मिनेशन, ग्रोथ, सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन को प्रभावित करता है। ऐसे केमिकल्स बनते हैं। दूसरा है पैथोजेनिसिटी। पैथोजेनिसिटी में क्या है कि कोई ना कोई रोग उत्पन्न हो जा रहा प्लांट में। उसका कारक हो सकता है कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई फंगस या कोई और प्लांट। तो ये तो बायोटिक फैक्टर्स हो गए। अब एबायोटिक फैक्टर फिर से दो पार्ट में डिवाइड किए गए, एटमॉस्फेरिक एंड इडेपिक। एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स में लाइट है, टेम्परेचर है, एयर पोल्यूशन है। इडेपिक का मतलब मृदा संबंधी। तो यहाँ पर सॉइल में वाटर कंटेंट कैसा है, एसिडिटी कैसी है, एरिएशन कैसा है, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट कैसा है, साल्ट किस तरीके के। थोड़ा सा और इलेबोरेट कर सकते हैं यहाँ पर बायोटिक कंपोनेंट, जैसे फंजाई है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, प्रोटिस्ट है। प्रोटिस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूकैरियोटिक होते हैं, ये भी डिजीजेस काज करते हैं। और आर्किया ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, ये डिजीज़ काज करते हैं। बैक्टीरिया हो गया, ये सारे के सारे डिजीज़ काज करने वाले बायोटिक फैक्टर्स हैं जहाँ पर लिविंग एक्टिविटी इन्वॉल्व है। अब और एबायोटिक फैक्टर्स में आएगा सॉइल, लाइट, वाटर, एयर, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर। इसको थोड़ा सा और अगर इलेबोरेट करने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि जो बायोटिक स्ट्रेस के फैक्टर्स हैं उनको फिर से डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे पहला है पैथोजेंस। पैथोजेंस में बैक्टीरिया है, वायरस है, निमेटोड्स हैं, फंजाई हैं, प्रोटिस्ट हैं, आर्किया है और कुछ फ्लावरिंग पैरासिटिक प्लांट्स हैं जो दूसरे प्लांट के ऊपर पैरासाइट के रूप में रहते हैं और उसमें कोई ना कोई डिजीज़ कॉज करते हैं। और सेकंड पार्ट है यहाँ पर इसका पेस्ट में आर्थ्रोपोड्स हैं, माइट्स हैं, इंसेक्ट हैं, स्लग्स हैं, स्नोबैक्स हैं। ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं जो प्लांट्स पर लगते हैं, प्लांट की प्रोडक्टिविटी को नष्ट करते हैं। अदर्स में एनिमल की एक्टिविटीज़ हो सकती है, प्लांट की एक्टिविटी, ह्यूमन की एक्टिविटी, या पौधे को कोई घाव हो जाए, वुंड, ये एक्टिविटीज़ है। एनिमल और ह्यूमन की एक्टिविटीज़ ये है कि प्लांट लगा हुआ है, चाहे वहाँ से एनिमल निकले उसके पैरों के नीचे दब जाए या जाने अनजाने में किसी ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से प्लांट दब जाए या किसी ठोकर लग के प्लांट उखड़ जाए, तो ये सारे के सारे बायोटिक फैक्टर हैं। जहाँ पर भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व है और वो प्लांट को किसी न किसी रूप में नुकसान कर रही है, तो ये बायोटिक फैक्टर्स हैं। अब एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो एबायोटिक फैक्टर्स में इनको डिफरेंट पार्ट में बांटा है। जैसे एनवायरमेंटल कंडीशंस, वाटर का स्टेटस, पानी की मात्रा कम है एनवायरनमेंट पे या ज़्यादा भी हो सकती है, टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो सकता है। रेडिएशंस, सूर्य की किरणें आ रही हैं या किसी और कारण से कोई और रेडिएशन हो जा रहा है, वो इफ़ेक्ट डाल रहा है प्लांट्स पर। सॉइल पोल्यूशन,
हैवी मेटल्स हैं, सैलिनिटी है, न्यूट्रिएंट का स्टेटस है, मिनरल का स्टेटस है, पेस्टिसाइड्स है, नैनो पार्टिकल्स हैं। ये सारे के सारे किसी न किसी रूप में प्लांट को या तो एब्जॉर्ब कर रहा है या उस पर आकर के प्रेसिपिटेट हो जा रहे हैं। उसी प्रकार से गैसेस हैं, ओजोन गैस है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है। ये प्रेसिपिटेशन हो सकता है, प्लांट के ऊपर जम सकता है, जिसकी वजह से पौधे या पत्तियां जल सकती हैं, या जहाँ पर अगर एसिड बन गया करके पानी मिलने पर तो वो जगह जल सकती है। तो वहाँ पर किसी न किसी रूप से वहाँ की एक्टिविटी कम हो जाएगी उस प्लांट की। इसी प्रकार से मिसलेनियस है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, रेन है, विंड है, मैकेनिकल स्ट्रेस है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो जहाँ पर प्लांट ग्रो कर रहा है वहाँ पर क्या फ़र्क आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं जनरेट हो रही कहीं पर, या अधिक मात्रा में रेन हो रही है, हवा की गति बहुत तेज़ हो रही, जिसकी वजह से प्लांट कभी कभी जो है एक साइड पे झुक जाते हैं। मैकेनिकल स्ट्रेस, किसी मशीन, ट्रैक्टर चला गया, कोई कार चली गई, कोई मोटरसाइकिल आ गया, उसके बीच में प्लांट आ गया, उसको डैमेज हो गया। ये सारे के सारे एबायोटिक फैक्टर्स हैं और इनका भी रोल यही है कि किसी न किसी रूप से प्लांट की प्रोडक्टिविटी में फ़र्क पड़ जाएगा। तो ये सारे के सारे स्ट्रेसेस ऐसे हैं, चाहे वो बायोटिक हैं या एबायोटिक स्ट्रेस है, इसकी वजह से प्लांट की प्रोडक्टिविटी में कुछ न कुछ नुकसान होता है। और प्लांट को जब नुकसान होता है तो प्लांट उसके प्रति अपना प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। अब हम बात करेंगे डिफरेंसेस क्या क्या हैं, एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर के बीच में क्या डिफरेंसेस है। जो बायोटिक फैक्टर होता है उसकी अगर डेफिनेशन देखें तो बायोटिक फैक्टर्स इंक्लूड ऑल द लिविंग कंपोनेंट प्रेजेंट इन द इकोसिस्टम। जो भी हमारा इकोसिस्टम है उसमें पाए जाने वाले बायोलॉजिकल एक्टिविटी, जहाँ पर भी लिविंग सेल्स हैं, वो जितनी भी लिविंग सेल्स हैं वो सारे के सारे बायोटिक फैक्टर्स हैं। और नॉन बायोटिक या एबायोटिक फैक्टर्स जो हैं वो फिजिकल कंडीशंस, केमिकल कंडीशंस हैं जो हमारे इन्वायरमेंट या इकोसिस्टम को इन्फ्लुएंस करती हैं, नॉन लिविंग। एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं। बायोटिक फैक्टर के एग्जाम्पल्स हैं फ्लोरा और फौना, जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी एनिमल्स, इंसेक्ट, पेस्ट, ये सारे के सारे मैमल्स हैं, ये सारे के सारे जो है एग्जाम्पल हैं बायोटिक फैक्टर। और एबायोटिक के एग्जाम्पल्स कहलाएंगे सनलाइट है, वाटर है, एयर, ह्यूमिडिटी, पीएच, टेम्परेचर, सैलिनिटी, प्रेसिपिटेशन, डिफरेंट टाइप के गैसेस का प्रेसिपिटेशन है या उसका मिक्सचर का प्रेसिपिटेशन हो सकता है। टाइप्स ऑफ सॉइल, मिनरल्स, विंड, डिसॉल्व ऑक्सीजन, मिनरल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सॉइल, एयर एंड वाटर, ये सारे के सारे एबायोटिक फैक्टर्स हैं। डिपेंडेंसी की बात करें तो बायोटिक फैक्टर जितने भी हैं वो अपनी सर्वाइवल के लिए एबायोटिक फैक्टर पर डिपेंड होते हैं। अगर एटमॉस्फेयर नहीं है तो बायोटिक फैक्टर काम नहीं करेगा, सर्वाइव नहीं करेगा। पानी नहीं मिल रहा है, एयर नहीं है, नॉर्मल पीएच नहीं है, सैलिनिटी ज़्यादा कम है, तो उस बायोटिक लिविंग सेल को जीवित रहने के लिए एबायोटिक फैक्टर पर निर्भर करना पड़ता है। और जबकि एबायोटिक फैक्टर इंडिपेंडेंट होते हैं, उनका बायोटिक फैक्टर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो हो या ना, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओरिजिन, हमारे बायोस्फीयर में जो भी बायोटिक कंपोनेंट हैं वो सारे के सारे हमारे बायोस्फीयर में डेवलप होते हैं, उन्हीं से ओरिजिनेट होते हैं। और जो एबायोटिक फैक्टर्स है वो हमारे लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, जो भी आउटर क्रस्ट है या जितनी भी पानी की बॉडीज़ हैं या पूरा हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें पाए जाते हैं सारे के सारे डिफरेंट कंपोनेंट, उसी से वो ओरिजिनेट होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में अब आप लोग देखेंगे कि इसमें दिखाया गया कि एक पेड़ है जिस पर डिफरेंट टाइप के अलग अलग कई
फ्लाई है, निमेटोड्स है, छोटे छोटे बीटल्स हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, ये सारे के सारे प्लांट को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्लांट में कोई ना कोई रोग दिखाई दे जाएगा, चाहे वो लीफ ब्लाइट का हो, स्टेम रूट का, एयर रूट का हो, एफ्लाटॉक्सिन हो, शुगर के मोज़ेक डिजीज़ हो जाए, डॉर्फनेस क्रिएट हो जाए। इस प्रकार के कोई ना कोई रोग प्लांट में लग जाएंगे। ये बायोटिक स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। और जो दूसरी फ़ोटोज़ हैं उसमें आप देखेंगे एक पौधा जला सा दिखाई दे रहा है, उसकी पत्ती, ये हीट की वजह से, हीट के प्रति रिस्पॉन्स है प्लांट का। और जो एक और फोटोग्राफ्स है उसमें आप देखेंगे कि सूखे की कंडीशन दिखाई गई है, या फिर जो है स्मोक चिमनी से जो है धुआं निकल रहा है, ये ऊपर जा रहा है, इसके बाद जो ये प्रेसिपिटेट होकर के नीचे आएगा और किसी न किसी रूप से प्लांट में जा कर के डिपॉजिट होगा जा कर के। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े दिख रहे हैं एक प्लांट में। वाटर लॉगिंग कंडीशन दिखाई दे रही है, पानी भर गया है। अगली फ़ोटो में पौधा जम गया, अधिक चिल्ड कंडीशन हो गई, तो जिसकी वजह से जो है पौधे के ऊपर बर्फ़ जम गई है। उसके बाद जो लास्ट फिगर है इसमें आप देख रहे हैं कि विंड की वेलोसिटी की वजह से प्लांट पूरी तरीके से एक तरफ झुक गए हैं। तो ये सारे के सारे जितने भी एबायोटिक या बायोटिक फैक्टर्स हैं, यहाँ पर प्लांट को किसी न किसी रूप में डैमेज हो रहा है, उसकी प्रोडक्टिविटी में कमी आ जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड ये है कि इस पे अब दिखाया जा रहा है कि एक पौधे हैं, पौधे के ऊपर चारों तरफ से जो है बरसात हो रही है स्ट्रेस की, जैसे कि एंथ्रोपोजेनिक जो थ्रेट्स हैं, मानवजनित जिनको कहते हैं, इसमें मानव या एक तरीके से कहते हैं ह्यूमन एक्टिविटी के कारण क्या हुआ, प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए पेस्टिसाइड डाला जा रहा है, हर्बिसाइड डाला जा रहा है, माइक्रोप्लास्टिक उसमें जा रहा है। ह्यूमन एक्टिविटी के कारण आदमी कार चला रहा है, ट्रैक्टर चला रहा है, बसें चल रही, ट्रेन चल रही हैं, और वो उनका धुआं निकल रहा है। ये सारे के सारे इनसे निकलने वाले, इसके बाद जो उनका प्रेसिपिटेशन होता है वो सारा का सारा आकर के प्लांट के ऊपर जम रहा है। ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स हैं, सॉइल में पाए जाने वाले हैवी मेटल्स हैं, ये सारे के सारा प्लांट अपटेक कर रहा है, वो प्लांट को ही जा रहा है। बायोटिक थ्रेट्स क्या है? वायरस का इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, फंजाई का इन्फेक्शन है, पैरासिटिक प्लांट्स हैं, ग्रेजिंग, डिफरेंट जानवर अलग अलग तरीके की जो है क्रॉप को खा जाते हैं, इंसेक्ट लग रहा है उसमें, वो भी प्लांट पर ही लग रहा है। क्लाइमेटिक थ्रेट्स, फ्लड, पानी जल भराव हो गया, अधिक मात्रा में पानी आ गया। ओजोन होल के बारे में भी आप लोगों ने सुन रखा होगा, कि ओजोन की मात्रा कम हो जाती है, जिसकी वजह से अल्ट्रा वायलेट रेज आने लगती हैं। एक्सट्रीम कंडीशंस टेम्परेचर की, मतलब गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो सकती है, 45 से 48 डिग्री टेम्परेचर हो सकता है, या फिर जो है माइनस में भी टेम्परेचर जा सकता है। सूखा, ड्रॉट कंडीशन भी हो सकती है, विंड की कंडीशन भी हो सकती है, यूवी रेज। सॉइल के थ्रेट्स का मतलब है जो सॉइल में पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें कमी है अगर, तो पुअर न्यूट्रिशन मिलेगा। अधिक मात्रा में साल्ट हो जाए तो साल्ट अधिक मात्रा में एब्जॉर्ब होने लगेगा प्लांट में, वो जा कर के उसकी वेन्स वगैरह में रुकने लगेगा उसकी, तो वहाँ पर जाकर वो ब्लॉकेज करेगा। माइक्रोबियल एक्टिविटी, क्योंकि सॉइल में माइक्रोब्स पाए जाते हैं, उसकी वजह से वो पौधे की जड़ों को खाने लगेंगे या पत्तियों पर लगने लगेंगे। और सॉइल में पीएच की जो है मात्रा कम या ज़्यादा हो सकती है, जिसकी वजह से प्लांट को नुकसान हो सकता है।
ये सारे के सारे फैक्टर्स मिल करके बेचारे प्लांट के ऊपर ही जो है सारी अपनी गाज गिरा रहे हैं, और वो प्लांट इन सब को किसी न किसी रूप से अडॉप्ट करने की कोशिश करता है और उसी में अपने आप को होम्योस्टेसिस मतलब अपने आप को स्थित बनाए रखने की कोशिश करता है। और इन सब की वजह से आप देख रहे होंगे प्लांट में ट्रांसपिरेशन हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, फोटोसिंथेसिस, एस्पायरेशन, ग्रोथ हो रही है, वाटर का अपटेक हो रहा है, सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये सारी की सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी हैं। प्लांट ये सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कर रहा है और उसके ऊपर ये सारे के सारे स्ट्रेस लग रहे हैं। यही स्ट्रेस की फिजियोलॉजी है। मतलब सारे स्ट्रेस को प्लांट किसी न किसी रूप से फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी से अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करता है, और कर लेता है तो ठीक है, नहीं करता है तो वो किसी न किसी रूप से उसमें कोई ना कोई कमी, डिफॉर्मिटी दिखाई देगी, शो करेगी। नेक्स्ट स्लाइड में ये बताने की कोशिश की गई कि क्या क्या एडवर्स इफ़ेक्ट होते हैं एबायोटिक स्ट्रेस के और बायोटिक स्ट्रेस के। जैसा कि नीचे लिखा हुआ है, देखिएगा, इंक्रीज ट्रांसपिरेशन। जब स्ट्रेस ज़्यादा हो जाएगा तो अपने आप को स्थिर बनाए रखने के लिए, जिसको हेमोस्टेसिस भी बोलते हैं, प्लांट डिफेंस मैकेनिज़्म को एक्टिवेट करेगा और जो भी स्ट्रेस की कंडीशंस हैं उन स्ट्रेस कंडीशंस को लड़ने के लिए क्या क्या होगा, ट्रांसपिरेशन का रेट बढ़ जाएगा। ट्रांसपिरेशन क्या है? रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। एक्सेस वाटर ज़्यादा से ज़्यादा पानी निकालने की कोशिश करेगा और ताकि अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता रहे। स्थिर बना सके। कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन जो है कम हो जाएगा, क्योंकि जो डिफरेंट स्ट्रेस हैं उसकी वजह से क्या होगा, जैसे नीचे लिखा हुआ है कि लीफ एजिंग, पत्तियां गिरने लगेंगी, लीफ रोलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, पत्तियां में रोलिंग होने लगेगी, रोल कर जाएंगी पत्तियां, तो सरफेस एरिया कम होने लगेगा, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन कम हो जाएगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड कम फिक्स होगी तो फोटोसिंथेसिस भी रिड्यूस हो जाएगी और मेटल वगैरह जो भी सॉइल में मौजूद हैं वो अधिक मात्रा में एक्यूमुलेट होने लगेंगे। फिर उसके बाद एक और चीज़ आ जाएगी, एक्यूमुलेशन ऑफ ROS। जो ROS होता है वो कहलाता है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। ये तब डेवलप होता है जब प्लांट में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस वो अवस्था है जब प्लांट में फ्री रेडिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट के बीच में संतुलन बिगड़ जाता है। मतलब ये है कि जब हानिकारक फ्री रेडिकल्स अधिक हो जाते हैं और उनको निष्क्रिय करने वाले एंटीऑक्सीडेंट कम पड़ जाते हैं, तब स्थिति बनती है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की। और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण प्लांट की सेल के जो इंटरसेलुलर लेवल है वहाँ पर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज की मात्रा बढ़ जाती है, लेवल बढ़ जाता है। और जो ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज है ये क्या है, सेलुलर मेटाबॉलिज्म के बायो प्रोडक्ट्स हैं। ये बायो प्रोडक्ट्स प्लांट के लिपिड, प्रोटीन और DNA को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से सेल की डेथ तक हो जाती है। और जब सेल की डेथ होने लगेगी तो धीरे धीरे करके प्लांट मुरझाने लगेगा और इवन दो यहाँ तक लास्ट स्टेज तो ये भी आ सकती है कि प्लांट की डेथ भी हो जाए।
रिड्यूस नाइट्रोजन फिक्सेशन, डिसरप्ट हार्मोन प्रोडक्शन, हार्मोन का प्रोडक्शन कम होने लगेगा। जब लीफ की रोलिंग हो जाएगी, लीफ की एजिंग हो जाएगी, पत्तियां जल्दी गिरने लगेंगी, पत्तियों की मात्रा जब कम हो जाएगी तो क्लोरोफिल का कंटेंट भी जो है प्लांट में कम हो जाएगा। और ये चीज़ यहाँ पर और लिखी हुई, रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल में जब सॉइल से सारी चीज़ें जब लेने लगेगा प्लांट, अधिक मात्रा में इंक्रीज होने लगेगा और रिटेंशन होने लगेगा अगर प्लांट के अंदर, तो सॉइल की फर्टिलिटी भी कम होने लगेगी, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स प्लांट में जाने लगेंगे। फिर ये जब क्या होगा, जब ये प्लांट डेड हो जाएगा, डिके हो जाएगा उस, और वो जा कर के सॉइल में मिलेगा, तब उसकी सॉइल में वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे जा कर के, तब उसकी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी। क्योंकि जो न्यूट्रिएंट होता है वो न्यूट्रिएंट कभी मरता नहीं है, उसकी रिसाइकलिंग होती है। एब्जॉर्ब होगा, प्लांट एब्जॉर्ब करेगा, रिटेन करेगा, और वो डिफरेंट ब्रांच में, लीफ में, फ्लावर में, फ्रूट में वहाँ पर एब्जॉर्ब होगा। उसके बाद फिर वो जो है, जब वो सॉइल में मिल जाएंगे किसी न किसी रूप में, तब वो जा कर के उनकी रिसाइकलिंग होगी। अब इसी प्रकार से जो बायोटिक स्ट्रेसेस है, चाहे वो फंजाई हो, वायरस हो, इंसेक्ट हो, बैक्टीरिया हो, निमेटोड्स हो, हर्बीवोर्स हो, जो भी है, ये भी प्लांट में जब इफेक्ट डालेंगे तो प्लांट में क्या एडवर्स इफेक्ट आएंगे। एक लिखा हुआ डॉर्फिज्म फिनोमिना, मतलब बौना हो जाना, पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी, पौधा बौना हो जाएगा। कभी कभी डॉर्फिज्म ठीक भी होती है, क्योंकि ऐसी कंडीशंस में जब हवा ज़्यादा चल रही हो तो उस कंडीशंस में प्लांट झुक जाएगा, डॉर्फ पौधा झुक जाएगा, लेकिन जो बड़ा पौधा हो वो गिर जाएगा। तो ये डॉर्फिज्म एडवर्स इफेक्ट भी हो सकता है, बेनिफिशियल इफेक्ट भी हो सकता है। प्लांट कमज़ोर हो जाएगा तो ससेप्टेबिलिटी ऑफ डिजीज़ हो जाएगी, डिजीज़ ज़्यादा लगने लगेंगी। जब डिजीज़ लगने लगेंगी तो पौधे में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कम होने लगेगा, सेल डिवीज़न इनहिबिट कर जाएगा, एक्यूमुलेशन ऑफ ROS बता ही चुके हैं हम आपको पहले। जब प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी तो प्लांट का बायोमास भी कम हो जाएगा, हार्मोन का प्रोडक्शन कम होने लगेगा, सॉइल की फर्टिलिटी कम होगी, और बायोडाइवर्सिटी में भी फ़र्क आने लगेगा, क्योंकि प्लांट की डेथ होने लगेगी, प्लांट हेल्दी नहीं रहेगा तो बायोडाइवर्सिटी में भी फ़र्क आने लगेगा। ये सारे के सारे किसी न किसी रूप से प्लांट को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, ये सारे के सारे एडवर्स इफ़ेक्ट है। कुछ हम लोग तो डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, डिफरेंट स्लाइड है बायोटिक स्ट्रेस की। इसमें जो एक चीज़ ये समझने वाली, इसमें एक सिर्फ जो लास्ट पॉइंट लिखा है, जो बायोटिक स्ट्रेस का ओवरऑल इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड फूड सिक्योरिटी। जब स्ट्रेस होगा, बायोटिक स्ट्रेस होगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि प्लांट में क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ेगा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर और फूड की सिक्योरिटी पर। कम मात्रा में फूड मिलेगा, एग्रीकल्चर जो क्रॉप मिल रही है वो भी कम हो जाएंगी, ये ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ेगा बायोटिक फैक्टर की वजह से। इसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड है, ये बायोटिक स्ट्रेस भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसको भी इस तरीके से दिखाया गया है कि क्या क्या इम्पैक्ट मेनली पड़ रहे हैं। कि अगर एबायोटिक स्ट्रेस अधिक मात्रा में होगा, जिसकी वजह से प्लांट को प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, तो पुअर जर्मिनेशन होगा, सीडलिंग मॉर्टलिटी हो जाएगी, मतलब पौधा जो है जर्मिनेट करेगा, सीडलिंग स्टेज तक जाएगा, उसके बाद वो मर जाएगा, फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो जाएगा, बायोमास कम हो जाएगा। ओवरऑल यहाँ पर भी ये देखिए लिखा हुआ है, पुअर क्रॉप क्वालिटी एंड रिड्यूस्ड यील्ड, यील्ड भी कम हो जाएगी और
जो क्वालिटी होगी वो भी पुअर होगी। मतलब एक ही बात है, चाहे वो एबायोटिक स्ट्रेस हो या बायोटिक स्ट्रेस हो, इस पर दोनों से ही प्लांट से जो है क्वालिटी और क्वांटिटी में समझौता करना पड़ेगा उसकी यील्ड पर। नेक्स्ट स्लाइड में आप लोग देखेंगे कि प्लांट का रिस्पॉन्स क्या होता है। प्लांट मॉर्फोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली और बायोकेमिकली रिस्पॉन्स कर सकता है। तो जो मॉर्फोलॉजिकल रिस्पॉन्स ये होगा कि लीफ एरिया रिड्यूस कर जाएगा और एक तरीके से लीफ रोलिंग भी होने लगेगी, और दूसरा एक और होगा डीप रूट सिस्टम डेवलप होने। जब ड्रॉट कंडीशन आती है तब जो है ड्रॉट के केसेस में एडेप्टेशन को देखते हुए वो अडॉप्ट करने की कोशिश करता है, मतलब पानी की खोज में रूट्स जो होती और डीप जाने की कोशिश करती हैं। तो वहाँ पर जो है कभी कभी ये बेनिफिशियल भी होता है डीप रूट सिस्टम, क्योंकि ड्रॉप को रेजिस्ट करने के लिए डीप रूट सिस्टम डेवलप होने लगता है। फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या होगा, चूँकि लीफ एरिया कम हो जाएगा, लीफ में रोलिंग होने लगेगी, तो क्या होगा, ट्रांसपिरेशन का रेट कम हो जाएगा, स्टोमेटा क्लोज बने रहेंगे। जब जो लीफ रोल्ड रहेंगी, लीफ का एरिया भी कम होने लगेगा, तो स्टोमेटा में क्लोजर दिखाई देगा क्योंकि ट्रांसपिरेशन कम हो रहा है, और फोटोसिंथेसिस भी उसी तरीके से कम हो जाएगी, प्लांट में भोजन की मात्रा कम बनेगी। बायोकेमिकल रिस्पॉन्सेस क्या होंगे, प्रोडक्शन ऑफ ऑस्मोलाइट्स। ये ऑस्मोलाइट्स क्या होते हैं, जो कंपाउंड्स होते हैं और या मेटाबोलाइट्स होते हैं जो सेल को प्रोटेक्ट करते हैं एबायोटिक स्ट्रेस से। एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम एक्टिविटी भी फ़र्क पड़ जाएगा। स्ट्रेस प्रोटीन्स या हीट शॉक प्रोटीन्स कहलाते हैं, ये सेल को प्रोटेक्ट करते हैं, किस लिए, स्ट्रेसफुल कंडीशन से बचाने के लिए। अब नेक्स्ट स्लाइड में रेस्पॉन्सेस के ही बारे में डिस्कस किया है कि किस प्रकार से प्लांट अपने आप को बचाएगा। बचाने के 3 तरीके हो सकते हैं, रेजिस्टेंस, ससेप्टेबिलिटी और अवॉइडेंस। रेजिस्टेंस में जब प्लांट शो करेगा तब क्या होगा, एक्यूमेटाइजेशन हो जाएगा, मतलब जो भी इन्वायरमेंटल स्ट्रेस उसको मिल रहा है, एबायोटिक हो या बायोटिक हो, वो उस कंडीशन को अडॉप्ट कर लेगा। जब वो अडॉप्ट कर लेगा उस कंडीशन को, तो प्लांट में ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगा, प्लांट सर्वाइव कर जाएगा। लेकिन अगर वहीं प्लांट ससेप्टेबल होगा तो जो भी स्ट्रेस उसके प्रति वो सेंसेशन शो करेगा और उसकी वो डेथ हो जाएगी प्लांट की। और अगर अवॉइड कर जाएगा उसको, स्ट्रेस को, तब भी प्लांट सर्वाइव कर जाएगा। अब जो नेक्स्ट स्लाइड है, इस स्लाइड में स्ट्रेस के कॉन्सिक्वेंसेस तो बन गए। अब स्ट्रेस जो भी है, एबायोटिक हो या बायोटिक हो, उसको कैसे मैनेज करना है। इसको मैनेज करने के लिए जो प्रोसेसेस अपनाने हैं वो ये प्रोसेसेस हैं, जैसे कि एबायोटिक स्ट्रेस का दिया हुआ है, 2 चीज़ें दिखाई हैं, स्मार्ट इरिगेशन जिसको मल्चिंग बोल सकते हैं, इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी और यूजेस ऑफ स्ट्रेस टॉलरेंट वैरायटीज़। ऐसी वैरायटीज़ को ग्रो कराएं जो स्ट्रेस के टॉलरेट कर जाती हों। और जो सबसे बड़ा है वो है मल्चिंग। मल्चिंग जो है एक ऐसा प्रोसेस है, इस प्रोसेस में जो सॉइल की अपर सरफेस होती है उस पर पत्तियाँ, घास, टहनियाँ, फसल के अवशेष, भूसे आदि को फैला दिया जाता है या उसको वहीं पड़ा रहने दिया जाता है, ढका रहता है। कुछ नमी के कारण वहाँ पर जो एक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पर केंचुओं की एक्टिविटी बढ़ जाती है और
ऐसा सभी आप जानते हैं कि केचुए से खाद भी बनती है और केचुए इस खाद को बदल देते हैं बेनिफिशियल रूप में, सॉइल में न्यूट्रिएंट की मात्रा को बढ़ा देते हैं। तो जब भी केचुओं की एक्टिविटी बढ़ जाएगी तो वहाँ की सॉइल इनरिच हो जाएगी, तो उसकी वजह से सॉइल प्लांट को अधिक मात्रा में न्यूट्रिएंट मिलने लगेंगे। और जो बायोटिक सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इसमें केमिकल के इस्तेमाल ना करके यहाँ पर बायोपेस्टिसाइड्स और बेनिफिशियल इंसेक्ट का यूटिलाइजेशन किया जाए जो प्लांट में लगने वाले रोगों को बचा सके। और एक और है क्रॉप का रोटेशन। लगातार एक जैसी ही क्रॉप न ली जाए उस एरिया से, वहाँ पर क्रॉप एक बार दूसरी क्रॉप ली गई, एक बार गेहूँ हो गया, फिर उसके बाद जो मक्का हो गया, बाजरा हो गया, या डिफरेंट कोई भी क्रॉप जो भी लेनी हो वो क्रॉप को ली जाए। क्रॉप का रोटेशन करते रहना चाहिए, साल 2 साल बाद वो क्रॉप को रोटेट कर दूसरी दोबारा से आएगी, क्योंकि जो भी इंसेक्ट पेस्ट या जो भी जीव लगते हैं प्लांट में, वो अगर लगातार वही क्रॉप बनी रहेगी तो वो सॉइल में बने रहते हैं। लेकिन अगर सॉइल क्रॉप बदल जाएगी तो सॉइल में पाए जाने वाले माइक्रोब्स, इन सब की अपने समय पर डेथ भी होती रहती है, तो वो कुछ समय बाद ही फिर से डेवलप करते हैं। तो अगर क्रॉप का रोटेशन होता रहेगा तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये इंसेक्ट पेस्ट, ये उस प्लांट में नहीं लगेंगे, तो प्लांट हेल्दी बना रहेगा। तो इस तरीके से आज कुछ हम लोगों ने प्लांट के स्ट्रेस के बारे में समझने की कोशिश की हुई है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू।